हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है निदर्शन। आज के हमारे इस वीडियो में हम आदर्श निदर्शन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले निदर्शन के विषय में कि आखिर निदर्शन कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, निदर्शन सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। निदर्शन का अर्थ समग्रता का प्रतिनिधित्व करने वाले अंश या फिर भाग से होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। शोध समस्या से जुड़े हुए तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो क्या शोध समस्या से जुड़े हुए हर एक तथ्य का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल नहीं। जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगते हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन करके निष्कर्षों तक पहुंचा जाता है। तो ये वही एक पद्धति है जिसके जरिए सभी में से कुछ ऐसे अंशों का चुनाव किया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि शोध समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माने जाते हैं और जिनसे प्राप्त किए गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जा सकते हैं। आदर्श निदर्शन में कुछ विशेषताओं का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अन्यथा निदर्शन सही नहीं कहलाता और निदर्शन सही न होने के कारण जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं वो भी गलत निकल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आदर्श निदर्शन की विशेषताओं के विषय में। आदर्श निदर्शन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक तो यही है कि आदर्श निदर्शन हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए। ये इसकी एक अनिवार्य विशेषता है कि इसमें सम्मिलित सभी इकाइयों के चयन में किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात ना हो, सभी इकाइयों को चयन का एक समान अवसर मिले। एक आदर्श निदर्शन की दूसरी प्रमुख विशेषता इसका अनुसंधान की मूल समस्या के अनुरूप होना है। हमें पहले से ही ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि समस्या से जुड़े हुए समग्र का क्षेत्र क्या है और उसके बाद उसका प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चुनाव करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो हमें ऐसी इकाइयों का चुनाव करना चाहिए जिनसे हमें वो जानकारियाँ प्राप्त हो सके जिन जानकारियों के लिए हम किसी भी शोध कार्य को करते हैं। न केवल इतना, बल्कि एक अच्छा निदर्शन केवल उसे ही माना जाता है जिसमें सम्मिलित की गई सभी इकाइयां समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली होती हैं। मतलब निदर्शन को समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो चुनी हुई इकाइयां ऐसी होनी चाहिए कि जिनसे जो भी निष्कर्ष प्राप्त हो वो सभी पर लागू किया जा सके, क्योंकि जब ऐसा होता है तभी उसे आदर्श निदर्शन कहा जा सकता है। न केवल इतना, बल्कि निदर्शन का चुनाव करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निदर्शन का आकार पर्याप्त हो, क्योंकि कितने प्रतिशत इकाइयों का चुनाव किया जाना है इसके बारे में कोई सहमति नहीं है, कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान इस बात की सहमति देते हैं कि समस्या की प्रकृति के अनुसार ही कम से कम 10 से 20% तक की इकाइयों का चुनाव कर लेना चाहिए। ऐसा करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए, पर्याप्त संख्या में इकाइयों का चुनाव न किया जाए, तो इनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो भी कई बार सही नहीं निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको किसी एक जगह पर रहने वाले 100 व्यक्तियों का अध्ययन करना है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, ये जानना है कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अब इसके लिए अगर आप केवल 1 या 2 लोगों से ही मिलकर अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे तो वो तो सही नहीं रहेगा ना, वो सभी पर लागू नहीं हो पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 100 में से कम 20-25 लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके जीवन जीने का तरीका देखें, समझें और उसके बाद ही अपनी राय रखें। तभी तो आपके जो निष्कर्ष होंगे वो सही निकलेंगे, वो सभी पर लागू हो पाएंगे। ठीक यही यहाँ पर भी बताया गया है कि समस्या की प्रकृति के आधार पर ही निदर्शन का चुनाव किया जाना चाहिए, मतलब निदर्शन की इकाइयों का चुनाव किया जाना चाहिए, देखना चाहिए और उसी के हिसाब से कम 10 से 20% तक की इकाइयों का चुनाव कर लेना चाहिए।
न केवल इतना बल्कि एक अच्छे निदर्शन के लिए ये भी अनिवार्य होता है कि यह तर्क पर आधारित हो। कई बार यह पिछले अनुभव पर भी आधारित हो सकता है। तर्क पर आधारित निदर्शन में पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती है, संभावना रहती भी है तो बहुत कम रहती है, और ये समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला भी सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो इसलिए यही कहा जाता है कि एक अच्छे निदर्शन का, एक आदर्श निदर्शन का तर्क पर आधारित होना अनिवार्य है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि अनुसंधान में निदर्शन का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके चुनाव में कोई भी पक्षपात हो जाता है या फिर कहीं पर भी कोई भी गलती हो जाती है तो इसके द्वारा जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए निदर्शन का चुनाव करते समय इन सभी बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आदर्श निदर्शन की विशेषताओं के विषय में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो फिर आप उसे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।